नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज है 14 सितंबर और आज हम करने वाले हैं 14 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत के 105वें स्थान के बारे में, गोल्डन टेम्पल को गृह मंत्रालय से मिली एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की मंजूरी के बारे में, और नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्रों में विवादों के समाधान के लिए सरोड पोर्ट जो लॉन्च किया है उसके बारे में, और साथ ही साथ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं 14 सितंबर के करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर है ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत रहा 105वें स्थान पर। तो जी हां दोस्तों, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। रैंकिंग 2018 के आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कई नए प्रतिबंधों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए पर आधारित है, और इसका कोविड-19 के ऋण और घाटे के कारण ऋण बाजार के कसने से भारत के स्कोर पर असर नहीं पड़ा है। रैंकिंग के आधार पर रिपोर्ट को 4 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, बात करें टॉप 5 कंट्रीज जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में आई हैं, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों हांगकांग, दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, चौथे नंबर पे है स्विट्जरलैंड और पांचवें नंबर पे है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत इसमें 105वें स्थान पर है दोस्तों, और चीन 124वें स्थान पर है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। अब बात करें दोस्तों इनमें शामिल 10 देशों की सबसे कम जो रैंकिंग है उसके बारे में, तो अफ्रीकी गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, अंगोला, लीबिया, सूडान और वेनेजुएला को 10 सबसे कम रैंकिंग प्राप्त देश हैं। दोस्तों, डिग्री ऑफ फ्रीडम को 5 व्यापक क्षेत्रों में मापा जाता है। अगर बात करें उन 5 व्यापक क्षेत्रों की, तो वो है दोस्तों साइज ऑफ गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स, साउंड मनी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल एंड रेगुलेशन। ये जो 5 व्यापक क्षेत्र हैं दोस्तों, इनमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इनमें इसको मापा जाता है। दोस्तों, बात करें फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के बारे में, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन, और फ्रेजर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है दोस्तों वैंकूवर, कनाडा में। बात करें सिविल सोसाइटी के बारे में, तो सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों पार्थ जे शाह, और सिविल सोसाइटी का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला करंट अफेयर है गोल्डन टेम्पल को गृह मंत्रालय से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है। दोस्तों, तो जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। सिख शाइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर है। तो जी हाँ दोस्तों, गोल्डन टेम्पल को गृह मंत्रालय से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, अब बात करें विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम जो है एफसीआरए के बारे में, तो एफसीआरए अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह अधिनियम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है। अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करना होता है।
एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करके या केंद्र सरकार की अनुमति के बाद विदेशी दान ले सकता है। हालांकि चुनावी उम्मीदवार, कोई भी सांसद अथवा विधायक, राजनीतिक दलों का सदस्य, किसी पंजीकृत समाचार पत्र का प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी अथवा सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी निगम के कर्मचारी विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बात करें दोस्तों स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के बारे में, तो पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा जो गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा का निर्माण मानव निर्मित कुंड के चारों ओर किया गया है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं शताब्दी में गुरुद्वारा को सरोवर बनवाया था। गुरुद्वारा वर्तमान में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC द्वारा प्रशासित और शिरोमणि अकाली दर SAD द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों अगला करंट अफेयर है, फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण। तो जी हाँ दोस्तों, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। दोस्तों तो फरवरी 2021 में बेंगलुरु में होगा दोस्तों एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण, जिसे 1996 से हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों अब ये किया जा रहा है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये रहा दोस्तों मैप में कर्नाटक। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक जिसे कर्नाटक भी कहते हैं दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। यह पहले मैसूर राज्य कहलाता था। 1973 में पुनर्नामकरण पर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती हैं। 30 जिलों के साथ यह राज्य छठा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ है। दोस्तों कर्नाटक शब्द का उद्गम, कई व्याख्याओं में से सर्वाधिक स्वीकृत व्याख्या यह है कि कर्नाटक शब्द का उद्गम कन्नड़ शब्द करु अर्थात काली या ऊंची और नाडु अर्थात भूमि या प्रदेश क्षेत्र से आया है, जिसके संयोजन करुनाडु का पूरा अर्थ हुआ काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। काला शब्द यहाँ वैलूसियम क्षेत्र की काली मिट्टी से आया है और ऊंचा यानी दक्कन के पठारी भूमि से आया है। ब्रिटिश राज में यहाँ के लिए कार्नेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कृष्णा नदी के दक्षिणी और प्रायद्वीपीय भूमि के लिए प्रयुक्त है और मूलतः कर्नाटक शब्द का अभ्रंश है। दोस्तों कर्नाटक की जो राजधानी है दोस्तों वह है बेंगलुरु, और बेंगलुरु ही कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है। कर्नाटक में 30 जिले हैं दोस्तों, और कर्नाटक की राजभाषा है कन्नड़। और कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और वहां के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। और वर्तमान में जो वहां का विधानमंडल है वो द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसकी विधान परिषद में 75 सीटें हैं और विधानसभा में 225 सीटें हैं। और कर्नाटक से राज्यसभा के लिए दोस्तों 12 सीटें हैं और लोकसभा के लिए दोस्तों 28 सीटें हैं। अगला करंट अफेयर है, मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों तो जी हाँ दोस्तों, मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी MLEADS के तत्वाधान में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय में पोर्क यानी कि सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। पिगरी प्रोजेक्ट का लक्ष्य पिगी सेक्टर में क्वालिटी एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन और इनपुट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के जरिए परिवर्तन है। पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान करेगी। दोस्तों तो मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों तो ये रहा दोस्तों मैप में मेघालय। बात करें मेघालय की, तो मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। राज्यों का दक्षिण छोर मयमनसिंह एवं सिलहट बांग्लादेशी विभागों से लगता है। पश्चिम में रंगपुर बांग्लादेशी भाग तथा उत्तर एवं पूर्वी में भारतीय राज्य असम से घिरा हुआ है। राज्य की राजधानी शिलोंग है। भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिशाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड संज्ञा दी गई थी। मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग था। 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया। मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान है बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान, और जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हैं कॉनरेड संगमा। दोस्तों
मेघालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1 अप्रैल 1970 को, और वहां की राजधानी है शिलोंग, और शिलोंग ही मेघालय का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। और मेघालय में 11 जिले हैं, और मेघालय की जो विधानसभा है दोस्तों एक सदनीय विधानसभा है, जिसमें 60 सीटें हैं दोस्तों। और वहां का जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां से राज्यसभा के लिए 1 सीट और लोकसभा के लिए दोस्तों 2 सीटें हैं। अगला करंट अफेयर है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान जताया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास दर 11.5% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है दोस्तों। तो मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान जताया है। बात करें मूडीज की, तो मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग्स की इंडस्ट्री है जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, जो कहां है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगला करंट अफेयर है, नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए लॉन्च किया सैरोड पोर्ट्स। तो जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्रों में विवाद की किफायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए सैरोड पोर्ट्स सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है दोस्तों। बात करें सैरोड पोर्ट्स के बारे में, तो सैरोड पोर्ट समुद्री क्षेत्र के मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनके प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। यह तंत्र NHAI द्वारा संगठित सैरोड रोड्स के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्ध प्रावधान के समान है। इसे निष्पक्ष रूप से विवादों के किफायती और समय पर समाधान के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत नियुक्त किया गया है। सैरोड पोर्ट कानूनी खर्च और समय की एक बड़ी राशि की बचत करते हुए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेंगे। सैरोड पोर्ट प्रमुख बंदरगाहों के साथ काम करने वाले निजी हितधारकों में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और बेहतर वातावरण सुनिश्चित करेंगे। तेज समय पर लागत प्रभावी और मजबूत विवाद समाधान तंत्र होने की वजह से यह समुद्री क्षेत्र में कारोबार में आसानी को बढ़ावा देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए सैरोड पोर्ट्स को लॉन्च किया है। अगला करंट अफेयर है, हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 लॉन्च किया है दोस्तों। तो आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का अनावरण किया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। CSCAF 2.0 के साथ ही मंत्री ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज, सड़कें लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया है दोस्तों। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF एक का उद्देश्य निवेश के साथ साथ अपने कार्यों की योजना बनाने और कार्यान्वित करने समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक सटीक रोड मैप तैयार करना है। CSCAF की पहल भारत में शहरी नियोजन और विकास के लिए एक जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना है। फ्रेमवर्क में 5 श्रेणियों में 28 संकेतक हैं। बात करें उन 5 श्रेणियों की, तो वह है दोस्तों एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर, बायोडाइवर्सिटी, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। बात करें दोस्तों स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के बारे में, तो हमारे शहरों में सड़कों को और अधिक चलने योग्य और पैदल यात्री को अनुकूल बनाने की प्रतिक्रिया है। इसका उद्देश्य शहरों के त्वरित, नवीन और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से चलने के लिए अनुकूल और बेहतर सड़कों का निर्माण करना है। यह चुनौती देश भर के शहरों को हितधारकों और नागरिकों के परामर्श से लोगों के लिए सड़कों की एकीकृत दृष्टि विकसित करने में सहायता करेगा दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 को लॉन्च किया है, और साथ ही साथ स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज यानी कि सड़कें लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमी के लिए लॉन्च किया iStartup 2.0। तो जी हाँ दोस्तों, ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए iStartup 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जरूरतों जैसे न्यायात्मक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य
का भी ध्यान रखेगा दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 की बात की है। यदि बात करें दोस्तों आई स्टार्टअप 2.0 के बारे में, तो आई स्टार्टअप 2.0 देश का सबसे व्यापक कार्यक्रम है जो ग्राहकों को चालू खाता सुविधा प्रदान करता है। जो स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है, ये 3 प्रकारों में उपलब्ध है: प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। साझेदारी, निजी और सार्वजनिक समिति कंपनियों के साथ साथ समिति देयता भागीदारी सहित नए व्यवसाय 10 वर्षों तक जो चालू खाते का विकल्प चुन सकते हैं। स्टार्टअप आसानी से एक खाता खोल सकते हैं और निगमन के समय तुरंत खाता संख्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ने अपने एपीआई को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया है। यह संस्थापकों और उद्यमियों को महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि यह समय और प्रयासों को बचाता है, क्योंकि उन्हें किसी खाते के लिए आवेदन करने के लिए फिर से विवरण नहीं भरना पड़ता है। आगे की सुविधा के रूप में बैंक केवाईसी के लिए मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अपनी पसंद के समय एक अधिकारी के स्टार्टअप पर भेजता है दोस्तों। तो आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमों के लिए लॉन्च किया है आई स्टार्टअप 2.0। अब बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 5 जनवरी 1994 को। बात करें इसके रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर की, तो वो है वडोदरा गुजरात में, और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगला करंट अफेयर है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है दोस्तों 12 सितंबर को। तो जी हाँ दोस्तों, हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज आईएफआरसी द्वारा प्राथमिक उपचार की जरूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया था दोस्तों। तो 2020 का विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? 12 सितंबर को। और विश्व प्राथमिक उपचार दिवस की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है दोस्तों, ये हर वर्ष सितंबर के दूसरे सप्ताह के शनिवार को मनाया जाता है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन मनाया गया है दोस्तों 12 सितंबर को। तो जी हाँ दोस्तों, हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को उजागर भी करता है दोस्तों। तो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन मनाया गया है 12 सितंबर को। और बात करें दक्षिण दक्षिण सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पृष्ठभूमि के बारे में, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग की शुरुआत 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना और 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के निर्माण के साथ हुई थी दोस्तों। वर्ष 1978 में टीसीडीसी पर ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन बीएपीए को अपनाया गया था। इसे दक्षिण दक्षिण सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन मनाया जाता है 12 सितंबर को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिंग का निधन हो गया है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिंग, जिनका अब निधन हो गया है। तो हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन सीरीज में निभाई ओलेना टायरल की भूमिका में लोकप्रियता हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिंग का निधन हो गया है। उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने द एवेंजर्स 1965 में पार्टिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एमा पील के रूप में भी अभिनय किया था दोस्तों। बात करें डायना रिंग के पुरस्कारों के बारे में, तो डायना रिंग ने 1994 में मीडिया की अपनी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार जीता। उन्होंने 1917 में रेबिका में अपनी भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी जीता था दोस्तों। तो ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिंग का अब निधन हो चुका है दोस्तों 14 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आपको ये करंट अफेयर्स कैसे लगे वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परेश रावल। और इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है साक्षी आर्या ने। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है असम, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आपके हमारे लिए कोई सुझाव हो तो अपने सुझाव भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।